नमस्कार दोस्तों। सीए इंटरमीडिएट के चैप्टर 2 की एक और रिवीजन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम ओवरव्यू। सबसे पहले ओवरव्यू। आप इसको थोड़ा सा फास्ट में भी देख सकते हैं क्योंकि मुझे ऑनलाइन बोलना होता है, तो मैं थोड़ा सा आराम से बोलता हूँ ताकि वर्ड्स को अच्छे से समझ आ सके। ओवरव्यू दोस्तों, जैसे ओवरव्यू हम कहते हैं कि ओवरव्यू किसी चीज का भी, तो वो क्या होता है कि पूरा उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है। तो क्या होता है कि जैसे हम अगर ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या चीज है? ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल प्लान का एक आउटलाइन है। आउटलाइन मतलब उसकी बाउंड्री है। हम क्या करते हैं कि हर एक चीज का एक स्कोप डिफाइन कर देते हैं। अगर सपोज करो आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि मेरी लिमिटेशन क्या है। तो उसी तरीके से एक आउटलाइन डिजाइन कर देते हैं। टू स्टेप एंड प्रोसीजर फॉलोड बाय द एग्जामिनिंग वेरीफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको एक आउटलाइन डिजाइन करके दे दी गई जिसके अंदर स्टेप्स होंगे, प्रोसीजर होंगे जो कि फॉलो किए जाएंगे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में। तो जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या है? एक डिटेल प्लान है, एक डिटेल प्लान आउटलाइन है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे और बहुत सारे प्रोसीजर होंगे जो कि फॉलो करके आप वेरीफाई कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये एक्ट कैसे करता है? एक रोड मैप की तरह। ऑडिटर इंश्योर करता है कि ऑडिट सिस्टमैटिक हो, एफिशिएंट हो और अचीव करे डिजायर ऑब्जेक्टिव। जैसे अगर आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं, आप क्या करते हैं? नेविगेशन लगाते हैं और उसी फ्लो में आप चलते चले जाते हैं। तो जैसे आप ऑडिट करते हैं तो उसका एक नेविगेशन है। ऑडिट प्रोग्राम रोड मैप की तरह काम करता है ताकि आप सिस्टमैटिकली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें जो भी आपके डिजायर ऑब्जेक्टिव हो। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट आ गया आपका रोड मैप। ठीक है। अब ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है ऑडिट प्रोग्राम। उसको कंसीडर करना पड़ेगा, यानी जरूर कंसीडर करना पड़ेगा डाइवर्सिटी 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 इन बिजनेस इंक्लूडिंग नेचर, टाइम एंड ऑपरेशन। क्या होता है कि आप ऑडिट प्रोग्राम कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि ये किसी एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम हर एक बिजनेस पे या हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट हो जाए। ऑडिट प्रोग्राम हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक ऑडिट के लिए डिफरेंट होगा, डिपेंड अपॉन इट्स साइज, नेचर एंड टाइम। आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम डिवोट करना है उसके हिसाब से, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, उसका स्केल कितना बड़ा है, उसके हिसाब से ये डाइवर्सिफाई होता है। ठीक है। कस्टमाइजेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ईच ऑडिट प्रोग्राम मस्ट बी टेलर्ड to address unique circumstances of the engagement, specify the nature of work to avoid the irrelevant procedure। तो जैसे हमने ऊपर कहा कि ये क्या होता है, जो ऑडिट प्रोग्राम होता है टेलर्ड होता है और एड्रेस करता है यूनिक सर्कमस्टांसेस को किसी भी एंगेजमेंट के लिए, और स्पेसिफाई करता है नेचर ऑफ वर्क अवॉइडिंग द इरिलीवेंट प्रोसीजर, ताकि आप इरिलीवेंट प्रोसीजर ना अपनाओ। जो ऑडिट प्रोग्राम है वो होना चाहिए कैसा? फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन दो अडेप्ट द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को वो अडेप्ट कर सके, अलाउ कर सके मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द रियल टाइम ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ऑडिट। तो वो क्या, अब इस पॉइंट में हमें क्या दिया है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि हम टाइम टू टाइम उसे चेंज कर पाए। फ्लेक्सिबल हो गया। दूसरा, अनफोर्सिन सर्कमस्टांस को वो क्या करे? अडेप्ट कर सके। एकदम से आपके पास ऐसा सर्कमस्टांस आ गया जिसको आपने पहले सोचा नहीं होगा या फिर वो सिचुएशन पहले कभी अकर नहीं हुई होगी, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द ऑडिट। जैसी जैसी ऑब्जर्वेशन आएंगी उसके हिसाब से। पीरियोडिक रिव्यू एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पीरियोडिक रिव्यू रेगुलर अपडेट टू ऑडिट प्रोग्राम इंश्योर करता है कि रिलेवेंस एंड एडुकेसी फॉर द क्लाइंट, करंट ऑपरेशन एंड इंटरनल कंट्रोल। अब आप क्या करते हो? रेगुलरली अपडेट करते हो अपने ऑडिट प्रोग्राम को, जो इंश्योर क्या करता है? रिलेवेंस एंड एडुकेसी को, ताकि करंट क्लाइंट ऑपरेशन और इंटरनल कंट्रोल के लिए।
उसको आपका रिलीवेंसी पता लग सके, क्या रिलीवेंसी है और क्या उसकी एडुकेसी है इंटरनल कंट्रोल्स की और ऑपरेशन की। उसके लिए आप क्या करते हो, रेगुलरली अपडेट करते रहते हो अपने ऑडिट प्रोग्राम को। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास ये है कि जो इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, ऑपरेशन ठीक से लगे या नहीं लगे, वो ठीक से काम कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम को रेगुलरली अपडेट करेंगे ताकि हमें ये चीज़ कंटिन्यूसली पता रहे। उसके बाद construction of an audit program involved careful planning, including defining audit objective for each audit area, coordinating related procedure, ensuring consistency। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम का, इसमें इन्वॉल्व है केयरफुल प्लानिंग दूसरा इंक्लूडिंग डिफाइनिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव और ईच एरिया कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रोसीजर इंश्योर कंसिस्टेंसी। मेन है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। हम कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं ऑडिट प्रोग्राम का, जिसमें हमें प्लानिंग करनी है, जिसमें हमें ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, जिसमें ताकि हमारा ईच एरिया सारे के सारे एरिया कवर हो सके और कोऑर्डिनेट कर सके ऑडिट प्रोसीजर में। अब आपको क्या करना है कि आपको ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम आप ऐसा बनाएं कि आपका जो ऑडिट का सारा एरिया कवर हो जाए। ठीक है, जो भी आपका मेजर एरिया है वो कवर भी हो जाए, किसमें, सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर में। जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो तो जितना भी हमारा ऑडिट का स्कोप है, जितना भी हमारा ऑडिट का एरिया है, वो सारा कवर होना चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि हम उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो प्लानिंग बन करते हैं, तो प्लानिंग के टाइम पे हमें पता है कि हमें ये पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स चेक करनी है, इसमें ये एसेट्स इंक्लूड है, इसमें ये उसके नंबर दिए हुए हैं, तो हमें पहले से ही पता है कि कौन कौन सा एरिया हमारा डिफाइंड है। ठीक है, अगला पॉइंट, टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंस। कौन कौन से ऑडिट एविडेंस लेने हैं। ऑडिट एविडेंस इज ए क्रूशियल फॉर ऑडिटर, बहुत क्रूशियल होता है ऑडिटर किसके लिए, कंक्लूजन के लिए और उसके ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। यानी वो क्रूशियल किस लिए होता है, ऑडिटर कंक्लूजन्स के लिए, ओपिनियन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ऑब्टेन थ्रू द वेरियस मेथड्स सच एज डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। आप क्या करते हो, ऑडिट का ओपिनियन देते हो, कंक्लूजन देते हो, उसके लिए आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए होते हैं और वो ऑडिट एविडेंस बहुत सारे मेथड से आते हैं, जैसे वो डॉक्यूमेंट की एविडेंस भी हो सकते हैं, आपने कहीं जाके फिजिकल एग्जामिनेशन किया हो वो हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जैसे डेटर से कंफर्मेशन, क्रेडिटर से कंफर्मेशन, बैंक से कंफर्मेशन। एग्जाम्पल, बेस्ट एविडेंस इंक्लूड फिजिकल कंट्रोल ऑफ कैश, वो देखेंगे, बैंक सर्टिफिकेट, प्लेज इन्वेस्टमेंट, इनवॉइस ऑन फॉर अकाउंट रिसीवेबल, असर्शन। ये सारे वही हैं जो मैंने अभी बताए थे। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या एडवांटेज हैं। एडवांटेज में क्या इंक्लूड है, क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर असिस्टेंट, प्रिवेंशन ऑफ ओवरसाइडिंग, एफिशिएंसी इन टास्क एलोकेशन, अकाउंटेबिलिटी, गाइडेंस एंड फ्यूचर ऑडिट। एडवांटेज में क्या इंक्लूड है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है फॉर असिस्टेंस के लिए, प्रिवेंशन ओवरसाइट मतलब रोकने के लिए, एफिशिएंसी टास्क एलोकेशन और अकाउंटेबिलिटी एंड गाइडेंस फ्यूचर ऑडिट। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें क्या होती है, हमें उससे फायदा होता है, बहुत सारी चीजें नुकसान भी होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें मैकेनिकल एग्जीक्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं होती है और पोटेंशियल लॉस होता है इनिशिएटिव अमंग द असिस्टेंस, मतलब बहुत सारी असिस्टेंस देनी पड़ती है, वो नुकसान होता है। मिटिगेशन कैसे, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी इंक्लूड होती है, रेगुलर सुपरविजन करो, इंकरेज करो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन और कीपिंग द प्रोग्राम अपडेट रिफ्लेक्ट द चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो ये तो एडवांटेज थे। उसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब ऑडिटर क्या करेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान ऑफ एन ऑडिट। प्लान के क्या इंपॉर्टेंस है,
नेसेसरली द बेनिफिट ऑफ द प्लान ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? एक एसेंशियल है, इंश्योर करता है इफेक्टिव टाइमली एग्जीक्यूशन। आप क्या कर सकते हो? इफेक्टिवली टाइमली एग्जीक्यूट कर सको, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। विच अलाइन विद द कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, इस ताकि आप क्या कर सको? टाइमली एग्जीक्यूट कर सको और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर सको। टाइमली एग्जीक्यूट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो और इफेक्टिवली। तो आपको प्लानिंग बेनिफिट्स होते हैं। प्लानिंग में क्या क्या बेनिफिट्स में क्या क्या इंक्लूड है? डिवोटिंग एप्रोप्रिएट अटेंशन टू सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया। आप सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप क्या है ना, कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ फ्लेक्सिबल हो जाओ। मतलब आप उसे यूज करना शुरू कर दो, आपको उसका मीनिंग तो पता लग जाता है, लेकिन आप उसे यूज भी करो। तो सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उस पर आपकी अटेंशन, अप्रोप्रिएट अटेंशन होती है, और इंश्योर किया जाता है क्रिटिकल एस्पेक्ट्स थ्रूली एग्जामिन। मतलब आपने क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से एग्जाम किया है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो पोटेंशियल प्रॉब्लम को, यानी कि जो प्रॉब्लम अकर हो सकती है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है इन प्रोसेस विच कैन बी प्रिवेंट इश्यूज फ्रॉम द एस्केलेटिंग। मतलब आप क्या कर सकते हो? रोक सकते हो उसको एस्केलेट होने से, यानी कि आपको प्रॉब्लम भी पता लग गई और आपने उसको रिजॉल्व भी कर लिया टाइमली बेसिस पे कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम सॉल्यूशन उसका पहले से कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ऑडिट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट को इफेक्टिवली लीड कर सकते हैं, मोर स्ट्रीमलिंग ऑडिट प्रोसेस। आप क्या कर सकते हो कि आप ऑर्गेनाइज करते हो, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करते हो, उसको मैनेज करते हो। मतलब अगर आपको पता है, आपने पहले से प्लानिंग की है, तो आप उसे ऑर्गेनाइज और मैनेज अच्छे से कर सकते हो, यही इसका मतलब है। और एंगेजमेंट को इफेक्टिवली कर सकते हो, लीड कर सकते हो, लोगों को, जो टीम को आपने लगा रखा है उसे अच्छे से लीड कर सकते हो। सेलेक्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर विद अ राइट टू कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। आप क्या क्या करना है कि आपको टीम मेंबर सेलेक्ट करने हैं। अब आपने देखा कि देखो काम क्या है, वर्क क्या है। काम आपको पता लगेगा कि प्लान करके मुझे मेरा स्कोप ये है, और उसके हिसाब से मुझे ये टीम के अंदर रिक्वायरमेंट है। आप क्या करोगे? कौन से टीम हमें सेलेक्ट करनी है, उस कौन सी टीम के अंदर कौन से मेंबर को क्या काम देना है अच्छे से, वो कर सकते हैं। सेलेक्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर विद राइट कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, किसकी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस के हिसाब से ये चीजें कराएंगे। इंश्योर करते हैं वेल इक्विप्ड टू हैंडल द ऑडिट। फैसिलिटेटिंग डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। फैसिलिटेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं टीम वर्क को, विच इनहांस द अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी। जो क्या करती है? इनहेंस करती है अकाउंटेबिलिटी को भी और क्वालिटी को भी। कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वर्क विद एक्सपर्ट अदर पार्टीज व्हेन नेसेसरी, इंश्योरिंग ऑल द रिलेवेंट नॉलेज यूटिलाइज। देखो, आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप सिग्निफिकेंट ऑडिटोरिया एरिया को पहचानो, इंश्योर करो क्रिटिकल एक्सपर्ट्स कि वो कौन कौन से होंगे, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले से पता पता लगाओ और उसका रिजोल्यूशन पहले से करो, ऑर्गेनाइज करो, मैनेज करो अच्छे से, और लीड करो अच्छे से, लीड कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट आते हैं कि आप अपनी टीम को सेलेक्ट करो और उनको कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको उनका वर्क एरिया और एलोकेट करो कि ये काम तुम्हें करना है। उस एलोकेशन से क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी निकलती है कि आप अकाउंटेबल कर सकते हो कि और क्वालिटी ऑफ वर्क इनहेंस कर सकते हो। कोऑर्डिनेट हो सकता है कि अगर आपको किस एरिया में ज़रूरत है एक्सपर्ट की, जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के अंदर केमिकल्स है और आपको एक केमिकल्स का एक्सपर्ट बंदा चाहिए, तो आप उसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि हमारा वर्क स्कोप ये है, इसके लिए हमें वैल्यूएशन चाहिए। तो आई नो कि आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। ये जो नोट्स हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है या फिर ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, इन नोट से भी पढ़ सकते हो समराइज वे में, और साथ साथ अपना प्रैक्टिस मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। तो जिसको भी नोट्स की ज़रूरत होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दे, हम उसको अरेंज कराएंगे। अगले टॉपिक पे, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। कितने टाइप की नेचर की ऑडिट प्लानिंग होती है? सबसे पहले
प्लानिंग का भी नेचर होता है। ये एक कंटिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस है। ये जो नोट्स है मैं आपको बता देता हूँ, ये आईसीएआई के मॉड्यूल से हमने ड्राफ्ट किए हैं और इसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं और ड्राफ्ट है उसको पॉइंट वाइज यहाँ पर ड्रॉ किया है चार्ट में। ये हमारा अपना पूरा का पूरा स्कोप ऑफ डिजाइन ऑफ चार्ट है कि आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आईसीआई के मॉड्यूल से ना हो। तो कंटिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस मतलब बार बार रिपीट होने वाली चीज है। आपको एक ही प्रोसेस बार बार लगाना है, कंटिन्यूस लगातार चलता रहेगा और बार बार एक ही प्रोसेस को आपको करते रहना है। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग ये कंटिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस है। ऑडिट प्लानिंग इज नॉट वन टाइम इवेंट, इट इज ए कंटिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट बीइंग आफ्टर द प्रीवियस ऑडिट। तो अब बिगिनिंग कब हो जाता है? आफ्टर द प्रीवियस ऑडिट, कंप्लीटेड एंड कंटिन्यू अंटिल द करंट ऑडिट फाइनलाइज। यानी कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, ये आपको पता लग गया। दूसरा, ये जो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है ये बिगिन हो जाता है, बिगिन हो जाता है और ये कंप्लीट होता है। ये बिगिन कब होता है? प्रीवियस ऑडिट के कंप्लीशन पे, और ये कंप्लीट होता है करंट ऑडिट के फाइनलाइजेशन में। ठीक है। उसके बाद की कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज इंक्लूड। प्लानिंग फेज में क्या क्या हमें की कंसिडरेशन करना है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर टू assess risk which help identify area that may require more focus। सबसे पहले आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा सकते हो। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? कंपैरेटिवली कंपैरिजन करते हैं अपने डाटा को, रेशियोज निकालते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या था, करंट ईयर में क्या था, एक्सपेंस कितने थे, इनकम कितनी थी, उसकी एक्सपेंस, उसकी इनकम, उससे रेशियो, इंडस्ट्री में रेशियो। ऐसे आप एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हैं प्लानिंग फेज में। अंडरस्टैंडिंग द लीगल, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जा रहे हैं कि उसके ऊपर लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या एप्लीकेबल है। ठीक है। उसके बाद उन लीगल एंड रिक्वायरमेंट, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है लीगल एंड रेगुलेशन की, डिटरमाइन करेंगे मटेरियलिटी को, विच क्रूशियल फॉर द असेसिंग सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो बहुत क्रूशियल होगा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे वेयर नेसेसरी टू लीवरेज स्पेशलाइज नॉलेज दैट मे बी रिक्वायर्ड टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। मतलब हम एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे, नेसेसरी है फॉर लीवरेज स्पेसिफाइड स्पेशलाइज, लीवरेज स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए उसको, अपने किसी न किसी एरिया में स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है। प्रोग्रामिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हम क्या करेंगे? प्रोग्राम करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर विच हेल्प द आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एरिया कंसर्न दैट द कुड बी इम्पैक्ट ऑन ऑडिट आउटकम। हमारा क्या है कि हम क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट करेंगे कि कौन सा ऐसा एरिया जो कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है कि हाँ ऐसा ना हो कि हमारा जो ऑडिट ओपिनियन है वो गलत चला जाए। कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक एंटिटी, स्पेसिफिक एंटिटी, consideration of for specific entity, tailoring the audit plan to specify the industry। देखो, कंसिडरेशन द स्पेसिफिक एंटिटी, कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज होती है तो हम क्या करेंगे? ऑडिट प्लान को स्पेसिफिक एंटिटीज पे लगाएंगे। तो हमें क्या करना है? डिफरेंट एंटिटीज ऑपरेट अंडर द यूनिक लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट मस्ट बी कंसिडर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ प्लानिंग। हमें क्या होगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज हैं, उस अलग अलग कंपनीज पे हमारा जो प्लान होगा वो भी यूनिक होगा, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री पे अपना लीगल फ्रेमवर्क, अलग रेगुलेशन फ्रेमवर्क लगता है जो कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज में। हम देखेंगे एग्जाम्पल स्पेसिफिक फ्रेमवर्क क्या होता है। स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आप स्पेसिफिकली उस इंडस्ट्री या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो होता है। जैसे हम कहें कि जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, आरबीआई एक्ट लगता है, और टेलीकॉम कंपनी के लिए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लगता है। इसी तरीके से सारे
हर एक इंडस्ट्री के लिए अपना-अपना एक्ट लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ, मतलब बा अगर कोई स्पेसिफिक एंटिटी है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको फुलफ़िल करेंगे। जैसे टेलीकॉम कंपनियाज़ गवर्न्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज सच एज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया व्हिच इम्पोज द स्पेसिफिक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, वो इम्पोज कर सकते हैं। बैंक ऑपरेट अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई नेसेसरी थ्रू द आरबीआई रेगुलेशन। प्लानिंग प्रोसेस मस्ट अडेप्ट द फ्रेमवर्क बाय, इंश्योर करता है रिलीवेंट रेगुलेशन आर अंडरस्टूड, आप वो रिलीवेंट रेगुलेशन जो भी लगी हैं उसे अंडरस्टूड करो, इनकॉर्पोरेट करो अपने ऑडिट प्लान के अंदर। तो आपको समझ में भी आनी चाहिए और आप उसे इनकॉर्पोरेट भी करो। आइडेंटिफाई करो नीड, क्या एक्सपर्ट की ज़रूरत है, इन्वॉल्वमेंट एरिया, स्पेसिफाइड नॉलेज, जिसमें स्पेसिफाइड बैंकिंग रेगुलेशन की बहुत अच्छी नॉलेज हो, उससे टेलीकॉम की बहुत अच्छी नॉलेज हो, तो हमें क्या ज़रूरत है। उसके बाद परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, भाई रिस्क कितना है उसे असेस करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर लगाएंगे। टेलर टू बी स्पेसिफाइड रिस्क एसोसिएट इंडस्ट्री इन द क्वेश्चन। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ये एक हमारा है। प्लानिंग एक्टिविटी ये एक हमारा है। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, चेंज इन प्लानिंग डिस्कशन, उसके बाद प्लानिंग सुपरविजन, लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑडिट प्रोग्राम। फिर से हमारे पास आएगा, हम उसको समझेंगे ऑडिट प्रोग्राम को भी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ तक के लिए मैं अभी पार्ट थर्ड आपका रखता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों बहुत छोटा सा है ऑडिट का अपना चैप्टर 2, जिसमें सब ये सेकंड पार्ट था। हमारे एक पार्ट पहले भी आ चुका है, आप डिटेल में देखिए। मैं थोड़ा सा, मुझे पता है थोड़ा सा जल्दबाजी में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले से इसको पढ़ रखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, या फिर इस तरीके से पढ़ाई करने से हमें बहुत जल्दी रिटेन हो सकता है, ऐसे चार्ट हमारे सामने होते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी उसको टैकल कर सकते हैं। और अपने इसके साथ आपको कैसे करना है कि आपको एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, और जो क्वेश्चन बैंक में आपके पास कोई और रिलेवेंट पॉइंट आपको लगते हैं तो इसमें आप नोट कर लो। आप मल्टीपल टाइम इसे पढ़ेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये आपके लिए एक तरीके से बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत रिलेवेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, जो आपको पॉइंट वाइज लिख के आने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आईसीआई मॉड्यूल से ये प्रिपेयर्ड है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि हम अगले चैप्टर की ओर मूव करें।